Good morning, students. I hope that you are happy at your home, and as I said in my earlier videos, that you are following the rules which are providing by the government of India. And मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम टू यूज़. You can use this time at the best of your level. And जैसा कि मोदी जी ने कल स्पीच दिया था, तो धीरे धीरे चीज़ें अपने नॉर्मल पोजीशन वापस आएंगी. तो हम आते हैं हमारे टॉपिक पर. लास्ट वीडियो के अंदर मैंने रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन का एक न्यूमेरिकल कराया था और डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम हो चुका है अपना. तो 2 वीडियोस बना चुका हूँ जिसके अंदर रैपिड सैंड फिल्टर का बेसिक डिज़ाइनिंग और न्यूमेरिकल हो चुका है. अब ये रैपिड सैंड फिल्टर का थर्ड पार्ट है. इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन होता है तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन ट्रबल्स पैदा होते हैं वहाँ पर. ठीक है, ऑपरेशन ट्रबल्स होता क्या है. ठीक है, और ये ऑपरेशन ट्रबल्स ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में किस टाइप से पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, कैसे दूर होती हैं ये. ओके, तो चालू करते हैं हमारा वीडियो. सबसे पहला है हमारा एयर बाइंडिंग. तो नाम से पता लग रहा है इसका एयर बाइंडिंग, मतलब एयर क्या कर लेती है, बाइंड कर लेती है इम्प्योरिटीज़ को. ठीक है, देखते हैं. देखो फर्स्ट लिखा हुआ है व्हेन वाटर पासेज थ्रू द फिल्टर मीडियम loss of head through freshly clean filter is in the range of 15 to 30 centimeter that goes or increasing as more and more impurities are entrapped the voids of the filter medium. इसका मतलब क्या होने वाला है कि जैसी जैसी impurities मेरी बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे मेरा जो लॉस है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. ठीक है, अब क्या बोला है इसके अंदर, देखो लॉस ऑफ हेड थ्रू फ्रेश क्लीन वाटर इज द रेंज ऑफ 15 to 30 सेंटीमीटर. इसका मतलब जो हेड का लॉस होगा वो 15 से 30 सेंटीमीटर तक हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, अ स्टेज इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ऑपरेशन व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम पार्टिकल्स एंड द एंट्रैप्ड इम्प्योरिटीज एक्सीड द स्टैटिक हेड ऑफ द वाटर. एट दैट पॉइंट वाटर लेयर ऑफ फिल्टर मीडियम स्टार्ट लाइक्स एज ए वैक्यूम. अब इसको समझते हैं. सपोज़ कीजिए एक बॉटल लीजिए. ठीक है, इस बॉटल के अंदर सबसे पहले इस बोतल की सारी हवा को बाहर निकाल दीजिए. सारी हवा बाहर निकाल दिया, इसका मतलब क्या क्रिएट कर दिया हमने, वैक्यूम क्रिएट कर दिया. ओके, ठीक है, तो बोतल क्या होगी, पिचकने लग जाएगी. ठीक है, मतलब बोतल लिया हमने, बोतल की सारी एयर को हमने बाहर निकाल दिया तो बोतल के अंदर क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, यही सेम कंडीशन कुछ इस टाइप यहाँ पर होती है. या फिर एक एग्जांपल लेते हैं पेप्सी की बोतल का. ठीक है, अब पेप्सी की बोतल के अंदर जब पेप्सी डाली जाती है ऊपर से गैस दी जाती है, कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है. अब अगर जैसे ही ढक्कन खोला तो गैस बाहर निकलती है. गैस बाहर निकलती 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 है टाइम क्या होता है कि प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है तो लिक्विड बाहर निकलने लग जाता है. ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है. तो एक स्टेज ऐसी देखी जाती है जहाँ पर क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हमारी फंस जाती है अंदर, बिल्कुल अंदर फंस जाती हैं. ठीक है, तो लिखा हुआ स्टेज यू ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम पार्टिकल्स एंड द एंट्रैप्ड इम्प्योरिटीज एक्सीड द स्टैटिक हेड ऑफ द वाटर. एट दैट पॉइंट वाटर लेयर ऑफ फिल्टर मीडियम स्टार्ट लाइक ए वैक्यूम. ठीक है, होगा क्या, जब मेरा पानी ऊपर से आ रहा था, फिल्टर हो रहा था, तो साथ में इम्प्योरिटीज़ भी आ रही थी. ठीक है, इम्प्योरिटीज़ एक जगह ऐसा आएगा कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वॉइड्स के अंदर क्या हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी. अब जब वॉइड्स के अंदर इम्प्योरिटीज़ कलेक्ट हो जाएंगी तो ऊपर से मेरा पानी क्या हो जाएगा, आना रुक जाएगा. तो जैसे ही पानी रुक जाएगा तो नीचे क्या बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा. अब अगर वैक्यूम बन जाएगा तो वैक्यूम बनने से क्या दिक्कत आएगी, उसके बारे में आगे डिस्क्राइब किया हुआ है. देखो आगे, देखो रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ द डिजॉल्व गैसेज फ्रॉम इट बबल्स ऑफ विच राइजेस टू द सरफेस. अब वो क्या, जब वैक्यूम बन जाएगा वहाँ पर तो वैक्यूम बनने से क्या होगा, जो गैसेज हैं वहाँ पर, अब गैसेज है वो क्या होंगी, सरफेस पे आना चालू होंगी. अब जब सरफेस पे आना चालू होंगी ऐसे बबल्स आना चालू होंगी. ठीक है, तो ब्रस्टिंग काइंड ऑफ फिनोमेना वहाँ पे क्रिएट होगा. तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, देखो रिजल्टिंग इन द रिलीज दैट डिसॉल्व गैसेज फ्रॉम इट बबल्स ऑफ विच राइजेस टू द सरफेस एंड लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ द फिल्टर फ्रॉम द बॉटम, देयर बाय सीरियसली अफेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ द फिल्टर. अब नो डाउट होगा कि जब गैसेज आएंगी बबल्स फॉर्म में तो क्या करेंगी, उस फिल्टर के दीवारों पर या फिल्टर के सरफेस पर क्या करेंगी, इफेक्ट डालेंगी, तो ब्रस्टिंग फिनोमेना पैदा होगा. बता चुका हूँ ब्रस्टिंग फिनोमेना क्या होता है पहले. ओके, अब आगे देखो, इन ऑर्डर टू अवॉइड द एयर बाइंडिंग प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ these filters should be done when head loss becomes 2.5 to 3.5 मीटर. जब हेड लॉस हमारा 2.5 मीटर से 3.5 मीटर हो जाता है और नेगेटिव हेड हमारा कितना आता है, 1.2 मीटर. नेगेटिव हेड का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, नेगेटिव हेड मतलब पानी मेरा ऊपर से नीचे आ रहा था, लेकिन होगा क्या, जब इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी, वॉइड्स के अंदर इम्प्योरिटीज जमा हो जाएंगी तो मेरा पानी ऊपर जाने की कोशिश करेगा लेकिन जा नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ वैक्यूम बना हुआ है, ओनली गैसेज ऊपर जा पाएंगी. ठीक है, तो एयर बाइंडिंग कैन बी ऑल्सो अवॉइडेड बाय
अवॉइडिंग द इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, क्योंकि अगर फिल्ट्रेशन के टाइम में मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होंगी, मेरी गैसेस बनेंगी, अब गैसेस बनेंगी तो बबल्स बनेंगे, बबल्स बनेंगे तो ऊपर आने की कोशिश करेंगे। ओके, आगे क्या लिखो, बाय अवॉइडिंग द ग्रोथ ऑफ एल्गाई इन सिस्टम, क्योंकि अब एल्गाई का ग्रोथ होगा तो एल्गाई जब ग्रोथ करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे तो वो भी गैस के फॉर्म में ऊपर आएगी, तो इसलिए। और दो तो चीज़ें हो गई जिससे इग्नोर कर सकते हैं। और थर्ड, इन सिस्टम में पंपिंग इन एयर, मतलब कि जो हमारे सिस्टम है इसके अंदर हम एयर का पंपिंग कर दें जिससे कि इम्प्योरिटीज़ हमारी क्या हो जाए, बैक वॉशिंग के थ्रू ऊपर निकल जाए। देखो डायग्राम दिखा रखा है मैंने, देखो ये डायग्राम है यहाँ पर मेरा। तो एयर की दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं हम, पंपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो मेरी क्या हो जाए, निकल जाए। ओके, सेकेंड है हमारा मड बॉल फॉर्मेशन। नाम से पता लग रहा है इसके, मड बॉल फॉर्मेशन मतलब मिट्टी की बॉल्स का पैदा होना। होता क्या है, देखो इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, मड बॉल फॉर्मेशन, mud from the atmosphere and trapped into the filter medium and due to inappropriate cleaning it penetrates up to the bottom parts of the filter। अब नो डाउट एटमॉस्फेयर से जो मड आ रही है उसको कोई रोक सकता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जो डर्ट आ रही है, हमारे घरों में भी देखते हैं कि हम कितने ही जो डोर्स या विंडोज़ क्लोज कर लें लेकिन फिर भी मिट्टी कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो यहाँ पर भी डर्ट आ रही है तो क्या करते हैं, वो डर्ट वो नीचे बॉटम से लेकर टॉप तक बैठ जाती है। वही लिखा हुआ है, मड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर्ड into the filter medium and due to inappropriate cleaning it penetrates up to the bottom parts of filter where it combined with the entrapped impurities। अब वो क्या करती है, वहाँ impurities से क्या करती है, कॉम्बिनेशन बनाती है, उनसे कोगुलेंट की तरह बिहेव करती है। ओके, क्लोक्स बनाती है। ओके, where it combines with the entrapped impurities and lead to the formation of mud balls size of which goes on increasing with time। अब जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और डर्ट आती जाएगी, और डर्ट आती है कि क्या हो जाएगा, जो क्लॉक्स बन रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। इसको बोलते हैं मड बॉल फॉर्मेशन। डायग्राम में दिखा रखा है, देखो ये डायग्राम में दिखा रखा है, दिखाता हूँ एक बार वापस से। ये देखो ये मड मेरी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो एक चीज़ वापस से देखिए एक बार यहाँ पर, ये देखो ये मड बॉल फॉर्मेशन स्टिकी नेचर, ये देखो ये दिखा रखा है। तो ये मड से मिट्टी बनी हुई है। ओके, तो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रैपिड सैंड फिल्टर के कारण कौन कौन सी ट्रबल्स होती है। तो ऑप्शन दिए होते हैं मड बॉल फॉर्मेशन, बी दिया होता है एयर बाइंडिंग, ठीक है। थर्ड दिया होता है क्रैकिंग ऑन सरफेस, तो वो पढ़ेंगे हम थर्ड। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे आइए देखिए क्या दिया हुआ है इसके अंदर, इफ़ देयर मड बॉल्स एंटर्ड इनटू द ग्रेवल लेयर इट causes turbulence around them during backwashing leads to the removal of medium particles along with the backwash water thereby affecting efficiency of filter। अब होता क्या है, अब मड बॉल तो बन गई है, अब बैक वॉशिंग के थ्रू अगर हमने इन मड बॉल्स को बाहर निकाला और अगर सैंड पार्टिकल जो हमारे मीडियम जब हमारे मीडियम की तरह बिहेव करें वो भी हमारे साथ चले गए, तो इससे क्या होगी, जो एफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे जो रैपिड सैंड फिल्टर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू अवॉइड मड बॉल फॉर्मेशन प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ फिल्ट्रेशन शुड बी डन विद कॉस्टिक सोडा। अब होता क्या है, कॉस्टिक सोडा क्या करता है, ये जो मिट्टी है इसको अपने चारों तरफ खींच लेता है, तो जो अंदर जो फ्लॉक बने हुए हैं उसको क्या करेगा, डीफ्लकुलेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो एज ए डीफ्लकुलेंट एजेंट बिहेव करता है। देखो डायग्राम बनाए हुए हैं छोटे छोटे तीन। पहले डायग्राम में क्या है, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ फंसी हुई है। सेकंड डायग्राम में देखो जैसे मैंने NaOH डाला, जैसे मैंने सोडियम ये देखो हाइड्रोक्साइड डाला है, कास्टिक सोडा डाला, तो ये इम्प्योरिटीज़ क्या होगी, ये इम्प्योरिटीज़ इससे अलग हो जाएगी। तो बेसिकली इसने क्या काम किया, इसने यहाँ पर डीफ्लकुलेटिंग एजेंट का काम किया। ओके, तो यहाँ पर सेकंड क्या कंप्लीट हो गया हमारा, मड बॉल फॉर्मेशन। थर्ड होता है हमारा क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। इट इज़ ऑल्सो सिंपल, क्या है ये, ड्यू टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ द फिल्टर मीडियम श्रिंकेज ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स टेक्स प्लेस दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक्स ओवर द मीडियम सरफेस। अब होता क्या है कि कभी वेट हो रहा है कभी ड्राई हो रहा है, तो इसके कारण क्या आते हैं, कुछ क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। साइज ऑफ विच गोज ऑन इंक्रीजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन ऑफ वाटर प्रेशर ऑफ दैम। तो बेसिकली ये तीन जो हमारे ट्रबल्स हैं जो कि रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन के दौरान पैदा होते हैं, तो वो एक्सप्लेन हो गए। पहले अपन ने पढ़ा था एयर बाइंडिंग, ठीक है। सेकंड अपन ने अब एयर बाइंडिंग को इग्नोर करने के तरीके बताए थे मैंने कि एल की ग्रोथ को कम किया जाए, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कम किया जाए, ठीक है, और एयर को पास किया जाए। सेकंड पढ़ा था अपन ने क्या, मड बॉल फॉर्मेशन, उसके लिए हमने कॉस्टिक सोडा यूज़ किया था। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है कि मड बॉल जब फॉर्मेशन होता है तो उसको रिमूव करने के लिए किस टाइप का केमिकल यूज़ किया जाता है, तो वो NaOH हो गया। थर्ड पर है क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। ओके, अब एक चीज़ आती है यहाँ पर, प्रेशर फिल्टर क्या होते हैं। प्रेशर फिल्टर पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर डबल फिल्ट्रेशन एंड रफनिंग फिल्टर, ये चीज़ क्या होती है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो ये देख लो एक बार। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी
of effluent, rapid sand filter is used before slow sand filter. The process is referred as double filtration, dual media filtration और multimedia filtration. मतलब बेसिकली क्या होता है, कभी कभार इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं, तो इन इम्प्योरिटीज़ को कम करने के लिए स्लो सैंड फिल्टर से पहले रैपिड सैंड फिल्टर यूज़ में ले लिया जाता है. तो इस चीज़ को बोलते हैं हम डबल फिल्ट्रेशन, ड्यूल मीडिया फिल्ट्रेशन और मल्टी मीडिया फिल्ट्रेशन. और जो रैपिड सैंड फिल्टर काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं हम रफनिंग फिल्टर. तो एग्जाम में बहुत पूछ ही आता है कि डबल फिल्ट्रेशन या रफनिंग फिल्टर क्या होता है, या फिर रफनिंग फिल्टर के रूप में किस टाइप का फिल्टर काम में लिया जाता है. तो आंसर क्या जाएगा मेरा, रैपिड सैंड फिल्टर हो जाएगा. ओके, अब एक बार आइए देखो नीचे, अब ऊपर वापस चलते हैं हम. देखो अब बात करते हैं हम क्या, प्रेशर फिल्टर की बात करते हैं. प्रेशर फिल्टर क्या होता है, देखो प्रेशर फिल्टर हम पढ़ चुके हैं, ये एक टाइप है, रैपिड सैंड फिल्टर का टाइप है. होता क्या, देखो प्रेशर फिल्टर्स आर सेम एज दैट ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर विद ओनली डिफरेंस दैट एंटायर ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन ए क्लोज कंटेनर. मतलब जो प्रेशर सैंड फिल्टर का फिनोमिना होता है वो बिल्कुल रैपिड सैंड फिल्टर की तरह बिहेव करता है, बट होता क्या है, ये क्लोज कंटेनर में काम करता है. क्लोज कंटेनर में काम करता है. ओके, मतलब जो कंटेनर है हमारा क्लोज्ड होता है. ठीक है, आगे आ जाइए. दीज फिल्टर्स ड्राइव इन्फ्लुएंट एज रो वाटर दैट इज़ दे आर नॉट. अब ये प्रेसिपिटेटेड नहीं आएगा, या प्रीसीड आएगा, प्रीसीडेड आएगा, तो इसको करेक्ट कर लेना. दीज फिल्टर्स डिराइव्स इन्फ्लुएंट एज रो वाटर दैट इज़ दे आर नॉट प्रीसीडेड बाय कोगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन. मतलब कोगुलेशन और सेडिमेंटेशन नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, डायरेक्ट फिल्ट्रेशन का काम होता है. ओके, आगे इसके कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स दे रखे हैं. डायमीटर ऑफ दिस फिल्टर इज़ इन द रेंज ऑफ 1.5 to 3 मीटर. डेप्थ इज़ अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर. रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ 3000 to 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, विच मे बी एक्सटेंड अप टू 15,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर. देखो मैंने तुमको स्लो सैंड फिल्टर का बताया था रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रैपिड सैंड फिल्टर का बताया था रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, और प्रेशर फिल्टर का भी बता दिया 15,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर. एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं, जब भी आप फिल्ट्रेशन और टॉपिक पढ़ें तो फिल्ट्रेशन वाले टॉपिक को एटलीस्ट दो भाग में डिवाइड कर लें. स्लो सैंड फिल्टर एक तरफ और रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन. स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर के अलग अलग डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं, जैसे कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हो गया, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हो गया, बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी हो गया. ठीक है, इन सबको एक कॉलम में लिख लें, और जो डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं उनको अलग अलग कॉलम में लिख लें, और इसको आप जहाँ भी आप पढ़ते हैं उस टेबल पे चिपका लें, या फिर जिस वॉल के सामने आप पढ़ते हैं उस वॉल पे चिपका लें, जिससे कि जब भी आप फिल्ट्रेशन और टॉपिक पढ़ें तो वो आपको याद रहें. क्योंकि एसएससी जेईई के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली वहाँ पूछा जाता है रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर के डिज़ाइन पैरामीटर्स के ऊपर. ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई है. आगे आ जाइए. These filters are generally used for the treatment of industrial water as for the water used in swimming pools. ठीक है, तो बेसिकली ये बताया गया है कि these filter जो ये प्रेशर फिल्टर है कहाँ यूज़ किया जाता है, जो इंडस्ट्रियल वाटर होता है उसका ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है. ओके, अच्छा, अब डबल फिल्ट्रेशन और रफनिंग फिल्ट्रेशन को मैं वापस क्लियर कर देता हूँ, कुछ बच्चों को डाउट रह गया होगा. क्या है इसके अंदर, मतलब कि हमको जो फिल्ट्रेशन की रेट बढ़ानी है, तो उस रेट को बढ़ाने के लिए हम प्रेशर सैंड फिल्टर से पहले स्लो सैंड फिल्टर को भी काम में ले लेते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है, और एफ्लुएंट की जो क्वालिटी है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो इस वही लिखा हुआ है आगे, रैपिड सैंड फिल्टर यूज्ड बिफोर स्लो सैंड फिल्टर. द प्रोसेस इज रिफर्ड एज डबल फिल्ट्रेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसको ड्यूल मीडिया फिल्ट्रेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसको मल्टी मीडिया फिल्ट्रेशन बोलते हैं, और जो रैपिड सैंड फिल्टर यूज़ में लिए आते हैं उसको बोलते हैं रफनिंग फिल्टर्स बोला जाता है. रैपिड सैंड फिल्टर यूज्ड इज रिफर्ड एज रफनिंग फिल्टर्स. ओके, ठीक है. अब इसके अंदर देखो, अब तक मैंने क्या पढ़ाया है, यहाँ पर 3 वीडियोस अपने कंप्लीट हो चुके हैं. स्लो सैंड फिल्टर मैंने क्लास में कवर करा दिया था. ओके, रैपिड सैंड फिल्टर के 3 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं. पहले वीडियो के अंदर मैंने बताया था रैपिड सैंड फिल्टर होता क्या है, बेसिक डिज़ाइन पैरामीटर बताए थे मैंने क्या होता है. सेकंड वाले जो मैंने कराया था रैपिड सैंड फिल्टर, उसके अंदर मैंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराया था, और जो थर्ड वाला है इसके अंदर मैंने ऑपरेशन ट्रबल्स हैं वो कंप्लीट कराई है. ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो नेक्स्ट वीडियो अपनाने वाला है उसके अंदर मैं सॉफ्टनिंग कराना चाहूँगा, जो कि बताया था मैंने हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके होते हैं, किसके लिए, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए. ठीक है, अब एक चीज़ मैं वापस आपसे ये कहना चाहूँगा कि असाइनमेंट्स जो आपको दिए जा रहे हैं वो असाइनमेंट्स इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आप रेगुलर पढ़ाई के टच में रहें. आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जब भी होंगे आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा. तो ये क्वेरीज आती हैं बच्चों की, सारे एग्ज़ाम्स कब होंगे हमारे, हमको कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है. तो देखो, एग्ज़ाम जब भी होंगे, इफ़ेक्ट जो है कोरोना वायरस का वो पूरी पब्लिक पे इक्वली पड़ रहा है, तो उसके लिए पैनिक मत होइए कि सर कब एग्ज़ाम होंगे, और असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट कीजिए. ठीक है, इसलिए मैं आपको जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रोवाइड करा रहा हूँ वो अलग अलग टाइप की करा रहा हूँ.
क्योंकि जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक कवर हो चुका है, या और किसी भी टॉपिक के अंदर आपको दिक्कत आ रही है तो यू कैन आस्क मी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे भी यू कैन कॉल मी बिटवीन 9 to 5 PM। ठीक है, जब भी एग्ज़ाम्स होंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है, ये बहुत क्रूशियल टाइम मिला हुआ है, तो इस क्रूशियल टाइम को यूज़ कीजिए, और जो भी आप मतलब काम करना चाहते हैं, जो भी आपकी हॉबी है, उस हॉबी को और इम्प्रूव कीजिए। जैसे मैंने पहले बताया था, कुकिंग करना है या फिर वर्कआउट करना है, जो भी आपको लगता है कि आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड बहुत वीक है, तो उस रीजनिंग एप्टीट्यूड पे अपने क्वेश्चंस और ट्राई कीजिए। ठीक है, नहीं आए तो मुझको सेंड कीजिए, हम भी ट्राई करेंगे, सॉल्व करके भेजेंगे आपको। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका होता है जिससे ये टाइम को यूटिलाइज़ करने का। ओके, तो बेसिकली मेरा यही कहने का मोटो मेरा यही था कि जो असाइनमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं, और एक चीज़ और, जो आपको वीडियोस अपलोड कराए जा रहे हैं यूट्यूब पे, जो आप वीडियो डाले जा रहे हैं, उनको आप देखते रहिए। ठीक है, जैसे ये मेरा 7वां या 8वां वीडियो है, तो उस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरीज है, यू कैन आस्क मी, कोई दिक्कत नहीं है। बट टाइमिंग शुड भी ऐसा हो कि टाइम 9 to 5 PM होना चाहिए। ओके, और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अभी जो वापस से वेबिनार होने वाला है 16 मई को, तो उसके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग मैं बात करना चाह रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, उसके उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बट जिन बच्चों ने नहीं किए हैं, उन बच्चों से ये है कि वो भी रजिस्ट्रेशन कर। देखो, ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये बिल्कुल नई चीज़ें हो रही हैं आपके सामने। अब कोरोना वायरस पहली बार ही आया है, और मैं आशा करता हूँ कि कभी नेक्स्ट टाइम ना आए। तो इस टाइम के अंदर जो भी आप, कुछ लोग क्या होता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, तो वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। ऐसे ही यहाँ पर कुछ, अब देखो, किसी को होता है कि किसी को इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, तो वो इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी ये चीज़ें हैं कि जिसको जिस प्रॉब्लम में लगता है कि यार अब मुझे टाइम मिल रहा है, रीजनिंग एप्टीट्यूड करना है, मुझे इंटरेस्ट है, या फिर किसी को लगता है कि यार जीके पढ़ना बहुत टफ होता है, तो एक ना एक यूट्यूब पे एक चैनल सब्सक्राइब कर लिया कि हाँ भाई, जीके का एक टॉपिक मुझे डेली पढ़ना है, उसके नोट्स बनाना है। ठीक है, ऐसे ही मैं 3rd ईयर 4th ईयर जो भी एग्ज़ाम्स आगे आने वाले हैं, जैसे राजस्थान की वैकेंसी आई थी JEN की, वैसे ही बच्चों को लग रहा था कब एग्ज़ाम होगा। जो बच्चे लीव वाले स्टूडेंट्स हैं, वही बोल रहे थे सर कब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो उनके लिए भी यही सलाह देता हूँ मैं, टाइम बचा हुआ है, मतलब बहुत टाइम बचा हुआ है, इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। और क्योंकि यही टाइम बाद में आपको ये सोचो कि यार काश उस टाइम पढ़ लिया होता, तो ये चीज़ माइंड में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि यार उस टाइम काश पढ़ लिया होता। अगर अभी पढ़ लिया है तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो अब तक का अपना काफ़ी ऑलमोस्ट सिलेबस अपना कवर हो चुका है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, बाकी जो आगे आने वाले वीडियोज़ होंगे उसके अंदर ट्राई करेंगे कि सॉफ्टनिंग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सॉफ्टनिंग के अलावा कुछ छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, मतलब जो कि बीटेक में, मतलब जो एग्ज़ाम सेमेस्टर एग्ज़ाम्स है उसमें तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं करते, बट जो ESC हो गया, गेट हो गया, कन्वेंशन हो गया, उन सब में तो मैं धीरे धीरे कवर करा रहा हूँ। इसलिए मैं जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ, मैंने जो क्वेश्चन डाले हैं असाइनमेंट्स के, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, वो मेडी जी के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन डाले हुए मैंने, जिससे बच्चे ट्राई करें, सॉल्व करें। ऐसे ही हर फैकल्टी भी जो असाइनमेंट डाल रही है, वो भी उसके लिए पेन ले रहे हैं। हम आपको कॉल कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, तो उसको समझिए, इस चीज़ को हम क्यों कॉल कर रहे हैं, इस चीज़ को समझिए आप। ठीक है, बाकी अपने घर में रहिए, जब भी बाहर जाते हैं, किसी काम से बाहर जाते हैं, तो मास्क लगा के बाहर जाइए। ठीक है, बाकी बिना वजह के बाहर मत घूमिए। ठीक है, इससे आपको ही नुकसान होने वाला है। अगर आप बाहर जाएंगे, लोगों के कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी रूल्स आ रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए अपने घर पे रहिए, अच्छे से रहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। चलो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।